गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के एनिमल किंगडम में हम लोग जो है एनिमल किंगडम्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे या मेजर एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन एनिमल में हम लोग जो है उसके पूरे बेसिक जो है क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। आज से जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा वो एक एक फाइलम जो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फाइलम पढ़ते हैं वो फाइलम है पोरीफेरा, क्योंकि जो अगर हम लोग एनिमल किंगडम्स पढ़ते हैं तो उस एनिमल किंगडम्स में जो सबसे लोएस्ट होता है, जो सबसे निम्न श्रेणी का जंतु है, जो सबसे निम्न श्रेणी का एक बहुकोशिकीय यूमेटाजोआ का सदस्य है, वो होता है यहाँ पर जो है पोरीफेरा। पोरीफेरा की बात किया जाए, जो पोरीफेरा है इसका ज्ञान हालांकि अरस्तु को भी था। अरस्तु की बात किया जाए लगभग 320 ईसा पूर्व पहले अरस्तु को भी इसका ज्ञान था, लेकिन 17वीं शताब्दी तक अगर तो इसके पूरे इतिहास को देखें, 17वीं शताब्दी तक इसको पौधा माना जाता था। 17वीं शताब्दी तक इसको पौधा माना जाता था और 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए एलिस ने क्या देखा कि यह तो जल को अंदर को खींच रहा है और फिर जल को बाहर निकाल रहा है। पौधे समान दिखाई देता है, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने देखा कि ये जल को चूंकि समुद्र में या जली में ही पाया जाता है, तो ये जल को अपने अंदर को खींच रहा है और फिर उसको बाहर निकाल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ न कुछ जो है एक्टिविटी ऐसी हो रही है जैसे कल वो जल को खींच करके शरीर फिर जल को बाहर निकाल दे रहा है। अतः इसको जो एलिस ने इसको जो है एनिमल की श्रेणी में रखा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि एनिमल तो है, लेकिन कैसा है, बहुत ही लोअर लेवल का है, यानी कि कह सकते हैं लोअर एनिमल है। लोअर एनिमल मल्टीसेलर होता है, लोअर मल्टीसेलर, और यू मेटाजोआ के सदस्य होते हैं, मेटाजोआ। तो इस तरह से जो है पोरीफेरा को 1765 ईस्वी से मान्यता मिली और इसको एनिमल माना गया। बाद में लैमार्क ने जो है इसको जो है लैमार्क ने पोरीफेरा और जो सिलेंट्रेटा है उन दोनों को एक ही जो है वर्ग में रखा। लेकिन बाद में जो है रॉबर्ट ग्रांट, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ग्रांट ने जो है सबसे पहले इस फाइलम की स्थापना की है। इन्होंने क्या जो है इस्टेब्लिश्ड ऑफ फाइलम पोरीफेरा। इस तरह से रॉबर्ट ग्रांट ने सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा एक नया फाइलम बनाया, जिसमें ऐसे जंतु को रखा गया जो जल का अवशोषण कर रहा हो और जल को सही से बाहर निकाल रहा हो। एक ऐसा जो है यहां पर जंतु को रखा जा रहा है, इस प्रकार के जंतु को रखा गया जो स्पंज की भांति है, जिसमें जल सोखने की क्षमता होती है नेचुरली रूप पे। अतः यहां पर इसको जो पोरीफेरा को स्पंज के भी नाम से जानते हैं, पोरीफेरा को स्पंज के नाम से भी जानते। क्यों? क्योंकि जैसे कि देखे होंगे कुछ आजकल आर्टिफिशियल स्पंज आते हैं, उससे जल को जो सोखने का काम करता है, उसी प्रकार से नेचुरल रूप पे, प्राकृतिक रूप पे जल को सोखने का कार्य करता है। तो जो पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा को स्पंज फाइलम के नाम से भी जानते हैं, स्पंज फाइलम इसको कहते हैं। अब बात करते हैं कि पोरीफेरा शब्द का अर्थ क्या है। अगर हम बात करें पोरीफेरा जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना। एक है पोरी मतलब होता है पोष, और पोर्स का मतलब होता है छिद्र, और फेरी शब्द है, फेरी का अर्थ होता है टू बियर, धारण करने वाला, यानी कि जिसके शरीर पर बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र पाए जाए, उन सभी जंतुओं को रखा गया है इस फाइलम पोरीफेरा में। ऐसे जंतु जिसके शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाए, पूरे छिद्र से ही शरीर बना हुआ हो, ऐसे जंतुओं को रखा गया है फाइलम पोरीफेरा। अब बात करते हैं इसके कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में, समझते हैं कि इसका जनरल कैरेक्टर क्या क्या है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि जो जंतु होता है, जंतु पाया कहा जाता है। कभी जैसे मैंने बताया कि ये जल में अधिकतर पाए जाते हैं, कुछ समुद्री होते हैं, अधिकांश समुद्री होते हैं, कुछ जल में पाए जाते हैं, कुछ वृक्षों की छाल पर जो है एक आउटग्रोथ के रूप में पाए जाते हैं। मतलब लेकिन यूजुअली कहां पर होते हैं, ये तो होते हैं जो अगर हैबिटेट की बात किया जाए
इनके हैबिटेट में क्या आ जाए तो ये सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है फ्रेश वाटर में भी उपस्थित हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। और कुछ जो है वृक्ष की छाल से आउटग्रोथ नहीं, जैसे लगता है कि भाई वृद्धि हुई है वृक्ष में, उस तरह से चिपके अवस्था में पाए थे। यूजुअली नम अवस्था में ही, नम जो है स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो ये होता है इसका पहला। इसके अगर हम साइज की बात करें, इसका साइज क्या है, तो साइज जो होती है इसकी 1 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। 1 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। आकृति भी इसकी शेप होती है अलग अलग होती है, नालवत होती है, गोलाकार आकृति की हो सकती है, मतलब बहुभुजी हो सकती है, अनियमित हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार की इसकी आकृतियां जो है होती हैं। और जस्ट लाइक ए प्लांट, जब इसको देखते हैं तो लगता है कि ये प्लांट है, ये एनिमल की कोई इसमें कैरेक्टर ही नहीं होता है। तो क्योंकि ये एक तो स्टेबल होता है, एक स्टैग्नेंट रहता है, हमेशा अस्थायी रहता है। ये कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चल करके नहीं चल सकता, क्योंकि इसके पास कोई लोकोमोटिव आर्गन नहीं होता है। तो इसीलिए इसको माना गया कि ये तो प्लांट है, क्योंकि एक स्थान पर ये चिपका हुआ है, उसी चिपके स्थान पर रहता है। लेकिन बाद में इसमें जो है सूर्य छिद्र उपस्थित है, जल को धारण करने की क्षमता है, इसीलिए इसको जो है जंतु की श्रेणी में रखा गया है। तो ये इसके थे। तीसरे इसकी बात करते हैं कि इसको शरीर जो होता है, हमने कहा कि इसके शरीर पर बहुत सारे सूर्य छिद्र जो है पाए जाते हैं। तो शरीर पर क्या होता है, जो शरीर होता है उसमें बहुत सारे सूर्य छिद्र होते हैं, जिसको कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या है, एक स्मॉल पोर्स है, बहुत सारे स्मॉल जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं, शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं। ये जो स्मॉल पोर होता है, इसके थ्रू जो वाटर होता है, वाटर, अब वाटर में इसके अंदर जाता है तो वाटर अकेले जाएगा नहीं, इस वाटर के साथ में कुछ जो है इसके न्यूट्रिएंट्स भी जो है जाएंगे। तो वाटर और जो उसके साथ में न्यूट्रिएंट्स उसको पोषण भी करना है। तो उस जल जो ऑस्टिया, उसके सूक्ष्म छिद्र, उस सूक्ष्म छिद्र के द्वारा, जैसे हमारे सपोज करते हैं ये बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र यहां पर प्रेजेंट है, ये इसको मान लेते हैं ये ऑस्टिया है, ऑस्टिया। इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील और इसको कहते हैं ऑस्कुलम, ऑस्कुलम। तो इसमें क्या होता है, इस ऑस्टिया के थ्रू जब जल जाता है तो जल के साथ साथ में यहां पर जो है कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स है जो खाद्य पदार्थ है, जो उसका भोजन है, वो भी इसके साथ में प्रवेश करता है। जैसे प्लैंक्टॉन्स हो गए, प्लैंक्टॉन्स का जो है भक्षण कर लेते हैं, तो ये यहां से इसके थ्रू होते हुए जो है इंटर करता है, और जो छोटे छोटे छिद्र इसके थ्रू जो है इंटर करता है। जैसे ये अंदर को इंटर करता है तो ये पहुंचता है कहां पर, ये स्पॉन्जोसील कैविटी पहुंचता है, स्पॉन्जोसील कैविटी। नाम जो रखा गया स्पॉन्जोसील, तो ये जान ले, ये जस्ट लाइक ए स्पंज, स्पंज के समान इस तरह से इसमें होता है, कंस्ट्रक्शन होता रहता है, संकुचन होता रहता है। इस कंस्ट्रक्शन के द्वारा क्या होता है कि जो इसके साथ जल के साथ, जल की धारा के साथ जो भोजन यहां पर आया है, उस भोजन को धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है, भोजन को धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। फिर जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो जल की धारा के साथ इस ऑस्कुलम से भी बाहर निकल जाता है, यानी इस ऑस्कुलम से जो है यहां से बाहर निकल जाता है ऑस्कुलम। तो स्पॉन्जोसील कैविटी में क्या हो रहा है, स्पॉन्जोसील कैविटी में भोजन का डाइजेशन हो रहा है। लेकिन जो भोजन का डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर होता है, इसके पहले बता चुके हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो इस तरह से एक देख रहे हैं कि ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्कुलम एक लंबी से श्रृंखला बन रही है। मींस इसकी जो पूरी ग्रॉस एनाटॉमी, इसकी बॉडी ग्रॉस एनाटॉमी की बात करें, ठीक है, इसकी सकल संरचना, शरीर की सकल संरचना की बात करें, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ बॉडी, शरीर की सकल संरचना की बात करें तो यहां पर एक नली के रूप में दिखाई पड़ रहा है, एक जैसे नहर, जल की धारा लगातार आ रही है, एक नहर के रूप में आ रही है, फिर वहां से बट रही है, इस तरह से रहता है। तो सेम यहीं पर चल रहा है कि ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ बॉडी जो होता है, इसका जो है कैनाल सिस्टम पर बेस्ड होता है। कैनाल सिस्टम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना है, कंपटीशंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैनाल सिस्टम इज द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस फाइलम। कैनाल सिस्टम इज द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस फाइलम पोरीफेरा, because canal system only canal system is present in only जो है phylum Porifera, canal system present in only phylum Porifera, Porifera में ही केवल ये उपस्थित होते हैं। इसके स्थान, इसके अलावा जो है और किसी भी फाइलम में कैनाल सिस्टम पर आधारित उसका
शरीर की सकल संरचना नहीं होती। तो ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ बॉडी जो है कैनाल सिस्टम पर बेस्ड है। कैनाल सिस्टम क्या है? ऑस्टिया, स्पॉन्जियोसिटी एंड ऑस्कुलम। ये कैनाल सिस्टम का कार्य, इसकी जो एनाटॉमी होती है, ग्रॉस एनाटॉमी, सकल जो है इसकी आकार की होती है, वो कैनाल सिस्टम पर बेस्ड होती है, नाम प्रणाली पर आधारित होती है। तो ये यहाँ पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कैनाल सिस्टम पर बेस्ड होता है। अगर हम इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए कि इसका शरीर की संगठन कैसा है, शारीरिक संगठन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात किया जाए तो ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये यहां पर जो है, यहां पर डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो है डिप्लोब्लास्टिक है, मीन्स ये एक्टोडर्म एंडोडर्म से बने हैं। जो भ्रूण का दो स्तर यहां पर पाया जाता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से बना है। लेकिन इसमें जो है डिवीजन ऑफ लेबर अस्थायी नहीं होता है। इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर परमानेंट नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता है। तो अस्थायी न होने के कारण क्या होता है, इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का हो जाता है, यानी ऊतक नहीं बन पाता है। तो सेलुलर लेवल का जो है इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। चूंकि डिप्लोब्लास्टिक होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक की अगर यहां पर बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक है, तो इसमें दो स्तर बनते हैं। इसमें दो स्तर बनते हैं। जो एक एक्टोडर्म वाला होता है, एक्टोडर्म यानी कि बाहरी, आउटर, जो बाहरी यानी एक्टोडर्मल जो लेयर होता है, आउटर जो भित्ति होती है, ये यहां पर जो है एक पिनाकोसाइट चपटी कोशिका की बनी होती है। पिनाकोसाइट एक जो है चपटी कोशिकाओं की बनी हुई यहां पर होती है। इसको पिनाकोसाइट कहते हैं। चपटी चपटी कोशिका होती है, फ्लैट सेल होती है, फ्लैट सेल। जबकि इसकी जो इनर वॉल होती है, इनर लेयर जो होता है, इनर, ये कॉलर सेल के रूप में जो है कॉलर सेल या कोइनोसाइट की बनी हुई होती है। ये कॉलर सेल या कोइनोसाइट की बनी होती है। इसको जो कोइनोसाइट होता है, इसको हम लोग जो एंडोडर्मल गैस्ट्रल लेयर भी कहते हैं। एंडोडर्मल गैस्ट्रल लेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू जो इंट्रासेलुलर के थ्रू जो है भोजन का डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है भोजन का। तो इसको हम लोग एंडोडर्म, चूंकि एंडोडर्म से निर्मित होता है, इसलिए इसको जो हम लोग गैस्ट्रल लेयर के नाम से जानते हैं। तो ये जो है इसमें गैस्ट्रल लेयर है, इसको गैस्ट्रोडर्मल लेयर के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों के बीच में एक ढीला ढाला सा जो है पदार्थ भरा होता है। इसके बीचों बीच भाग में यहां पर मीजेनकाइमा पाया जाता है। मीजेनकाइम नामक एक जो ढीला ढाला सा इसमें जो है पदार्थ यहां पर भरा होता है। मीजेनकाइम नामक ये पदार्थ होता है, काफी जो ढीला ढाला सा पदार्थ यहां पर होता है। यानी पिनाकोसाइट है और जो कोइनोसाइट है, इन दोनों के बीच में एक ढीला ढाला सा मीजेनकाइमा प्रेजेंट होता है। अब ये दिमाग में आता है कि जो शरीर है, शरीर को साधे रखता है कैसे, क्योंकि इसके पास जो है कंकाल जिससे हम लोग में होता है वैसा नहीं होता है। इसमें कंकाल नहीं है, इसमें तंत्रिका कोशिका भी नहीं आता है, जो है तंत्रिका कोशिका न होने के कारण संवेदनशील भी नहीं होता है। तो ये यहां पर क्या होता है कि इसको शरीर होता है, इस शरीर को साधे रखने के लिए, पूरे शरीर को साधे रखने के लिए यहां पर जो है एक स्पॉन्जिन फाइबर की बनी हुई, स्पॉन्जिन फाइबर की बनी हुई यहां पर स्पाइक्यूल्स जो है, स्पाइक्यूल्स इसकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। स्पाइक्यूल्स ये सल्फर कंटेनिंग होता है। ध्यान रहे, स्पॉन्जिन जो फाइबर है ये सल्फर कंटेनिंग होता है। स्पॉन्जिन फाइबर जो होता है ये जो है यहां पर सल्फर कंटेनिंग होता है। ये स्पाइक्यूल्स क्या करता है, ये यहां पर जो है स्केलेटन का काम करता है। ये स्पॉन्जिन फाइबर जो है यानी स्पाइक्यूल्स जो बना रहा है, ये स्पाइक्यूल्स जो इसको पूरे शरीर को साधे रखता है। साधे रखने के कारण इसको हम लोग यहां पर कंकाल कहते हैं, स्केलेटन जो है इस पे रहता है। इसके अलावा अगर इसमें हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इसमें होता है, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। हमने पहले बताया था कि कुछ जंतुओं में, जो कुछ जंतु है उसमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार की रिप्रोडक्शन
होता है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया यहाँ पर होता है। अगर हम इसके लार्वल स्टेज की बात करें, लार्वल स्टेज, तो इसका जो लार्वल स्टेज है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, ठीक है। मैं जहां जहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जो है थोड़ा सा कवर करते रहेंगे। पहला चीज तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये ध्यान है। दूसरा इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जिसका लेयर है पिलाइकोसाइट एंड कोइलोसाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसका लार्वल स्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? जिसका लार्वल स्टेज है वो उसको लोग एंटीब्लास्टुला या पैरेन्काइमला कहते हैं। इसमें जो है एंटीब्लास्टुला या पैरेन्काइमला नामक जो है लार्वल स्टेज यहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये इसका लार्वल स्टेज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये कंडीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिक है, जो कहीं और नहीं पाई जा रही है, तो उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ध्यान देना है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में भी समझते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको इरेज कर दे। देखिए इससे क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो क्लासिफिकेशन में हम वो चीज बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। क्लासिफिकेशन में उस चीजों को पढ़ना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, फालतू चीजों को नहीं पर ध्यान देना है। कुछ ऐसी चीजों को पढ़ना है, अगर बोर्ड की अकॉर्डिंग बात करें तो बोर्ड में ये क्लासिफिकेशन को उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, केवल एग्जाम तक पढ़ना है। लेकिन कंपटीशन के लिए आवश्यक है कि इसके क्लासिफिकेशन को भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए, और उसको क्या पढ़ना है वो चीज यहां पर जानेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको जो है 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। इसको 3 जो है वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला जो क्लास है, फर्स्ट क्लास कैलकेरिया। जो कैलकेरिया होता है इसमें सबसे यूनिक फीचर्स की हम लोग बात करें तो इसके यूनिक फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें जो कंटिकाएं जो स्पाइक्यूल्स होती हैं, जो स्पाइक्यूल्स होती हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। पहला जो है यूनिक कैरेक्टर याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी इसमें स्पाइक्यूल्स होती है जो शरीर को साझा रखने का कार्य करते हैं। इसको लोग स्केलेटन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम 3 प्रकार के एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन टाइप के होते हैं। तो इसका जो है कैनाल सिस्टम जो होता है वो एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन टाइप का होता है, ठीक है। एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन टाइप का यहां पर होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसमें एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ल्यूकोसोलेनिया को रखा गया है, ल्यूकोसोलेनिया, सोलेनिया। इसके अलावा इसमें स्काइफा को भी रखा गया है, स्काइफा। दूसरा क्लास है यहां पर जो है हेक्सेक्टिलिडा, हेक्सेक्टिलिडा। दूसरा क्लास है हेक्सेक्टिलिडा। हेक्सेक्टिलिडा की अगर हम लोग बात करें कि इसके जो कंकाल होते हैं रंगहीन, पारदर्शक या चमकीले होते हैं, रंगीन, पारदर्शक या चमकीले सिलिका की बनी होती है। इसके जो कंकाल स्केलेटन है उसमें सिलिका पाया जाता है। सिलिका की उपस्थिति ये रंगहीन, पारदर्शी या चमकीले दिखाई पड़ते हैं। अगर इसके कैनाल सिस्टम की बात किया जाए तो इसके कैनाल सिस्टम में जो है केवल 2 टाइप पाए जाते हैं, साइक्लोन एंड ल्यूकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कैनाल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें चल रहा है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें इसमें बाहर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है, यूप्लेक्टेला इसमें आता है, यूप्लेक्टेला। देखिए अगर यूप्लेक्टेला की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने इसलिए कहा, ठीक है। यूप्लेक्टेला को यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों माना गया, इसको बात भी समझ लें यहां पर। हालांकि और भी इसमें एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला और एक हाइरोनिमा है, हाइरोनिमा।
लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि यूपेक्टिला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों कहे तो ये ध्यान रखना, यूपेक्टिला जो है, यूपेक्टिला को वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं। वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस के फूलों की डलिया के नाम से इसको जानते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। यूपेक्टिला जो होता है, इसको जो है जब मान लेते हैं जब किसी की नई नई शादी होती है उस शहर में, वीनस शहर में, तो वहां पर माना जाता है कि जो नए नवविवाहित जोड़े होते हैं उनको जो है इसे यूपेक्टिला को ही जो है एक जैसे गुलदस्ता होता है, जैसे उसमें जो है हम लोग फ्लावर पॉट बनाते हैं, तो उसी तरह से फ्लावर पॉट के रूप में इसमें फूल लगा करके जो है उपहार के स्वरूप में दिया जाता है। नवविवाहित जोड़ों को जो है, नवविवाहित जो जोड़े होते हैं उनको दिया जाता है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया वीनस फ्लावर बास्केट। ये जो होता है इसे सुंदरता का जो है पुष्प की सुंदरता का जो है फूल के नाम से भी जानते हैं, तो वीनस फ्लावर बास्केट इसको कहते हैं। तीसरा जो इसका होता है, अगर हम बात करें तो पहला जो क्लास है कैलकेरिया, हेक्जेटिलिडा, और तीसरा जो यहां पर है वो डीमोस्पॉन्जी, डीमोस्पॉन्जी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है जो स्पाइक्यूल्स होता है, स्पाइक्यूल्स यानी स्केलेटन, वो सल्फर कंटेनिंग होता है, सल्फर एंड प्रोटीन कंटेनिंग होता है, सल्फर एंड प्रोटीन कंटेनिंग होता है। इसके अलावा इसमें हमें कैनाल सिस्टम की बात की तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैनाल सिस्टम जो होता है ये इसमें ल्यूकॉन टाइप का होता है। कैनाल सिस्टम जो होता है इसमें ल्यूकॉन टाइप का होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ल्यूकॉन टाइप के इसमें जो है होता है। इसके अलावा हम बात करें एग्जाम्पल की तो इसमें यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला को इसमें जो है रखा है। तो एक चीज तो ये ध्यान देना है कि इसमें जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल की किस क्लास में किस एग्जाम्पल को रखा गया, दो एग्जाम्पल हम सब में दे दिए हैं। पहले क्लास कैलकेरिया में जो है ल्यूकोसोलेनिया एंड स्काइफा है, जिसको लोग साइकॉन भी कहते हैं, याद है, स्काइफा को साइकॉन भी कहते हैं, ठीक है। हेक्जेटिलिडा में यूपेक्टिला एंड हाइलोनिमा है, एंड क्लास डीमोस्पॉन्जी में यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला को रखा गया है। तो इस तरह से जो फाइलम पोरीफेरा, उस फाइलम पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल एंड कैनाल सिस्टम सब में ये ध्यान देना है। तो ये कैनाल सिस्टम ही जो है सबसे यूनिक कैरेक्टर होता है इस फाइलम पोरीफेरा का, क्योंकि कैनाल सिस्टम के जो है अगर बात किया जाए कैनाल सिस्टम के स्थान पर कोई और अगर फाइलम की बात करें तो किसी और फाइलम में कैनाल सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो आई होप ये जो फाइलम पोरीफेरा समझ में आया होगा, काफी छोटा सा फाइलम था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी फाइलम से पढ़ेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट फाइलम माने जाते हैं, क्योंकि जब कंपटीशन पूछे जाते हैं तो नीट तक में जो है इन्हीं फाइलम से एक आध क्वेश्चन निश्चित रूप से जो है नीट लेवल में भी आते हैं। और अगर हम वनडे एग्जाम्स के, अदर वनडे एग्जाम्स की बात करें, हम जो जैसे कहीं मान लेते हैं कहीं पर एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम है, तो उन सब जगहों पर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो धन्यवाद।